हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 5 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इसमें देखिए क्या है, 3 जून 2020 को, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन बनेगा कि भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी कब दी गई। 3 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। फिर क्या कह रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जो दोनों देश हैं उनके बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। फिर अगर इसकी खास बातों की बात किया जाए मुख्य बिंदु की, तो यह समझौता भारत और भूटान में दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। लंबे समय तक, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक सहयोग देने में बढ़ावा करेगा। साथ ही यह पारस्परिक लाभों के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन में भी मदद करेगा। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने वायु अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन और रासायनिक प्रबंधन के क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति व्यक्त की है। फिर समझौते के बारे में अगर जानकारी लिया जाए तो 2013 में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संचालित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भूटान के राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किया गया था? 2013 में, पर्यावरण पर, वन पर और जलवायु परिवर्तन के लिए। फिर क्या कह रहे हैं, दोनों देशों ने पर्यावरण क्षेत्र में अपना सहयोग जारी रखने की सहमति व्यक्त की है। मतलब दोनों देश एक दूसरे का साथ देकर इस पर सहयोग बनाए रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। भारत किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये फर्स्ट टाइम होगा, ये पहली बार होगा जब द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, चार जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिए। 4 जून को लिए। यह भारत द्वारा आयोजित होने वाला पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम और प्रधानमंत्री मोदी जी की एक्चुअल में मुलाकात होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई, इसीलिए वो कैसा रहा? वर्चुअल, आभासी रहा। अगर मुख्य बिंदु, खास बिंदुओं की बात की जाए इसके लिए, तो दोनों नेता को भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पर एक व्यापक रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ दोनों नेता कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर करेंगे। प्रमुख समझौता सैन्य रसद सुविधाओं को आपसी बंटवारे से संबंधित है। जो इनका मुख्य समझौता होगा वो क्या होगा? सैन्य रसद सुविधाओं को आपस में बंटवारे के लिए होगा। यह समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सेनाओं के संचालन की बैंडविड्थ को बढ़ाने में मदद करेगा, उससे दोनों को आराम मिलेगा। फिर देखिए क्या करें, दोनों नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, कोविड-19 संकट, साइबर सुरक्षा, समुद्री मुद्दों के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोनों नेता यह भी साझा करेंगे कि उनके संबंधित देश कोविड-19 महामारी से कैसे निपट रहे हैं। इससे कोविड-19 से निपटने में दोनों देशों को एक दूसरे से सहयोग मिल सकेगी। ऑस्ट्रेलिया ने सिंगापुर के साथ पहले भी इसी तरह के शिखर सम्मेलन आयोजित किया। सिंगापुर के साथ होता रहा, लेकिन भारत के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। किसके लिए दी गई है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट था उसका नाम बदल दिया गया है, और क्या नाम रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। इसमें देखते हैं क्या है। 3 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने का अनुमोदन किया।
क्वेश्चन होगा कब अनुमोदन किया, 3 जून को किया। फिर देखिए क्या करें, बंदरगाह का नाम बदलने की घोषणा मोदी ने 11 जनवरी 2020 को ही की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही घोषणा कर दी थी, उस पर अमल किया गया है। अक्टूबर 2019 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर चेनानी नासारी सुरंग का नाम बदल दिया गया था। यह सुरंग जम्मू और कश्मीर की सबसे लंबी सुरंग है और NH-44 पर स्थित है। जो चेनानी सुरंग थी वो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। यह द्विदिशात्मक और श्रीनगर जम्मू के बीच 30 किलोमीटर दूरी को कम करती, दोनों दिशाओं में कार्य करती जो ये सुरंग है, और इससे यात्रा में 2 घंटे समय कम लगेंगे। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राजनेता, शिक्षाविद, बैरिस्टर थे। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें लिया है, DPIIT ने मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश को संशोधित किया। DPIIT का फुल फॉर्म देखिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हाल ही में मेक इन इंडिया पहल को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश को संशोधित किया है। इसमें क्या है खास बिंदु, आदेश के अनुसार DPIIT ने वर्ष 2020-21 के लिए अस्थायी सामग्री की न्यूनतम 60% खरीद, वर्ष 2021 से 2023 के लिए 70% और 2023 से 2025 के लिए 80% निर्धारित कर दी है। यह रसायन और पेट्रोकेमिकल पर लागू होता है। ये जो नई नीतियां हैं किस पर लागू होगी, रसायन और पेट्रोकेमिकल पर। DPIIT ने 55 रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स की पहचान की है जो 5 लाख रुपए से अधिक की खरीद के लिए बोली लगाने योग्य हैं। 55 रसायनों की पहचान की है जो 5 लाख से ज़्यादा पर बोली लगाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो मेक इन इंडिया, रक्षा मंत्रालय आयुध निर्माणी बोर्ड को 156 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल का ऑर्डर दिया। इसमें देखिए क्या है, 2 जून 2020 को रक्षा मंत्रालय ने OFV आयुध निर्माणी बोर्ड को 156 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल का ऑर्डर दिया। यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इससे क्या होगा, इंडिया में ही सामान का निर्माण होगा और इंडिया के ही लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो तेलंगाना के मेडक में स्थित आयुध कारखाने द्वारा 1094 करोड़ रुपए की लागत के ICV का निर्माण किया जाएगा। ICV का निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा। इन ICV के निर्माण से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियनों की मौजूदा कमी को कम किया जाएगा और सेना को आगे बढ़ाने में भी क्या होगी, मदद होगी। अब मेक इन इंडिया की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में मेक इन इंडिया की पहल की थी। अब क्वेश्चन बनता है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, सन 2014 में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वदेशी उत्पादित वस्तुओं को बढ़ाना। जो इंडिया में जो यहाँ के देश में उत्पन्न हो रहा है उसको बढ़ाना। और क्या इसका उद्देश्य है, नए औद्योगिकरण के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करना। जो बाहर के उद्योग हैं उनको आकर्षित करना ताकि वो आकर यहाँ पर निवेश करें और यहाँ पर अपना स्थान बनाएं। और क्या है इसमें मुख्य उद्देश्य, चीन को पछाड़कर भारत में पहले से मौजूद उद्योगों को विकसित करना। चीन आपको बहुत आगे है, आप देखिए चीन हर एक क्षेत्र में काफ़ी आगे है, तो चीन को पछाड़ने का भी एक उद्देश्य है कि भारत उससे बेहतर हो जाए। फिर क्या है, 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों को सृजन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों को उत्पन्न करना टारगेट था, लेकिन कोविड-19 इस पर काफ़ी ज़्यादा पानी फेर चुका है, पर फिर भी कोशिश तो जारी ही रहेगी। और फिर क्या है इसका और उद्देश्य, निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना। मतलब कि इतना हम उत्पन्न करें कि हम निर्यात भी कर सकें अपनी आपूर्ति के साथ साथ। और 2022 तक GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% कर देना। बेशक जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो जो विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो 16 से बढ़कर कितना हो जाएगी, 25। इतना टारगेट रखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, G7 शिखर सम्मेलन इसके G10 या G11 तक विस्तारित किया जा सकता है। G7 जो शिखर सम्मेलन था वो रोक दिया गया है और उसको G10 अथवा G11 तक किया जा सकता है। क्या इसमें, आइए देखते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिका सितंबर 2020 तक G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर रहा है, उसको रोक दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप G7 समूह को G10 या G11 तक विस्तारित करने पर विचार कर रहे हैं। वो या तो उसे G10 कर देंगे या तो G11। G7 में 7 कंट्रीज हैं, अगर 10 होगा 10 कंट्रीज हो जाएंगी, अगर 11 होता है तो 11 कंट्रीज हो जाएंगी। 2 जून 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टेलीफोनिक बातचीत के माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय पीएम मोदी को आमंत्रित किया। भारत को भी आमंत्रित किया गया है कि भारत उसमें शामिल हो जाए। दोनों नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के हालिया स्टैंड ऑफ पर चर्चा भी की। दोनों देशों ने मीन्स ट्रंप और इंडिया के पीएम मोदी ने जो इस समय भारत और चीन के बीच जो सीमा है उस पर जो विवाद चल रहा है उस पर भी चर्चा किए हैं। खास बातें अगर बात की जाए G7 के बारे में, G7 7 देशों फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन का एक समूह है। ध्यान दीजिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन। समूह का एक निश्चित मुख्यालय या औपचारिक संविधान नहीं है, मुख्यालय निश्चित नहीं है। फिर क्या है, शिखर सम्मेलन में जो निर्णय लिया जाता है वह गैर बाध्यकारी होता है, मतलब मैंडेटरी नहीं होता, जरूरी नहीं है कि आप उसका पालन करें ही। राष्ट्रपति ट्रंप 3 अन्य राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करके G7 का विस्तार करना चाहता है। अगर ऑस्ट्रेलिया, रूस और भारत को शामिल करता है तो G10 बन जाएगा, और अगर दक्षिण कोरिया को भी शामिल कर लेगा तो ये G11 बन जाएगा। अब G7 की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ। क्वेश्चन अगर पूछ रहा है G7 का गठन कब हुआ, 1975 में। इसका गठन विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था, औपचारिक नहीं था। कनाडा 1976 में G7 में शामिल हुआ, यूरोपीय संघ 77 में और 1997 में रूस G7 में शामिल हुआ। शुरू में G7 को G8 कहा जाता था, स्टार्ट में G8 कहा जाता था, जो 2014 में रूस को निष्कासित कर दिया गया था। जब रूस को हटा दिए तो वो फिर से G7 हो गया, क्योंकि उसने यूक्रेन की क्रीमिया क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। उसने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र है वो उसको अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था, इसी के कारण उसे G8 से निकाल दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वो G7 बन गया था। अब G7 और G20 का भी नाम आप सुनते आए हैं, तो आपको अंतर भी पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या खासियत है। दोनों के नाम बहुत ज़्यादा सुनते आए हैं, G20 में और G7 के बारे में। तो आइए देखते हैं। G20 एक बड़ा समूह है, बेशक नाम से ही लग रहा है G20। इसमें G7 के सभी सदस्य शामिल हैं, G7 के सदस्य शामिल हैं। भारत G20 का सदस्य है, भारत G20 में शामिल है, लेकिन अभी G7 में शामिल नहीं है। G20 का गठन 1999 में वैश्विक आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए और अधिक देशों को लाने की एक प्रक्रिया के रूप में किया गया था। जो इसका गठन था, सभी देश एक साथ आए और मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकें। G20 में 80% वैश्विक अर्थव्यवस्था शामिल है, जो संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका 80% G20 में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया गया। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। प्रतिवर्ष 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस यौन कर्मियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जो यौन कर्मी हैं, जो यौन रोगों से बचने के लिए उपाय देते हैं या उनका उपचार करते हैं, उनके लिए मनाया जाता है, ताकि वो सम्मान का जीवन जिसके अथवा जो लोग रोगी हैं उन सबसे मिल करके ये मनाया जाता है। 2 जून ही क्यों चुना गया, इसको समझिए। 2 जून 1975 को फ्रांस में सेंट निजियर चर्च के पास लगभग 100 यौनकर्मी एकत्रित हुए। कितने यौनकर्मी एकत्रित हुए थे? 100। वे शोषक जीवन स्थितियों के बारे में अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए थे। 10 जून को पुलिस बलों द्वारा उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई थी, इसीलिए यह 2 जून को ही मनाया जाता है। और अगर भारत में यौनकर्मी की बात किया जाए तो उनकी क्या स्थिति है? नाको, बहुत ज़्यादा नाम सुने होंगे, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन,
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार भारत में 6,37,500 यौनकर्मी हैं। लगभग 5 लाख ग्राहक रोजाना रेड लाइट क्षेत्रों का दौरा करते हैं। रेड लाइट एरियाज उनका दौरा करते हैं, जिसकी वजह से एड्स होने की संभावना जबकि बहुत ज़्यादा रहती है, फिर भी ऐसा होता है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, भारत ने STIP नीति तैयार की। STIP विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 तैयार करेगा। इस नीति को बॉटम अप विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के में तैयार किया जाएगा। और अगर इसी खास बात की बात किया जाए तो लगभग 25 पॉलिसी, रिसर्च फेलो और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े वैज्ञानिक नीति बनाने में शामिल होंगे। कितने? 25 लोग। फिर क्या कह रहे हैं, इस नीति में कोविड-19 से सीखे गए सबक भी शामिल होंगे। जो कोविड-19 में हमसे जो लापरवाहियाँ हुई हैं या जो प्रिकॉशन पहले लेना चाहिए था उसमें जो समस्याएं हैं उसको भी शामिल किया जाएगा। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत सरकार ने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है। 2 जून 2020 को भारत सरकार ने डेयरी किसानों के मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान लॉन्च किया। कितनी तारीख को लॉन्च किया? क्वेश्चन बनता है 2 जून 2020 को। कौन सा डेयरी किसानों के लिए कौन सी योजना? किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है। लगभग 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। लगभग 1.5 करोड़ डेयरी किसान हैं। मुख्य बिंदु की बात की जाए तो इस योजना के तहत भारत सरकार उन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी जो दूध उत्पादक कंपनियों से जुड़े हुए हैं। पशुपालन विभाग ने संबंधित परिपत्रों को आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे डेयरी किसान जो दूध उत्पादक कंपनियों से जुड़े हैं उनको ये लाभ मिलने वाला है। भारत में दुग्ध संघ से जुड़े करीब 1.7 करोड़ किसान हैं। 1.7 करोड़ है। वे डेयरी सरकारी सहकारी आंदोलन के तहत पंजीकृत भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया दिल्ली कोरोना ऐप। दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया दिल्ली सरकार ने। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। 2 जून 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर कौन है पूछ लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया है कोरोना के लिए? दिल्ली कोरोना ऐप। और कितनी तारीख को लॉन्च किया गया है? 2 जून को लॉन्च किया गया है। यह एप्लीकेशन शहर में वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। ये जो एप्लीकेशन है, वेंटिलेटर कितने हैं, अस्पताल कहाँ खाली हैं, कहाँ क्या है, कैसे है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ यह एप्लीकेशन मुख्य रूप से रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगा। जो एक्चुअल पोजीशन है वही चीज़ बताएगा। अगर खास बातों की बात किया जाए इसकी तो दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन दिल्ली के सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यह एप्लीकेशन शहर में अस्पताल के बेड, वेंटिलेटर की उपलब्धता संबंधित जानकारी प्रदान करेगी कि कहाँ पर बेड खाली हैं, वेंटिलेटर है या नहीं है। अब यह गूगल प्ले पर उपलब्ध है। आप गूगल प्ले पर सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप दिल्ली के हैं तो। हाल ही में ऐसी शिकायतें थी कि गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए दिल्ली में पर्याप्त वेंटिलेटर और बिस्तर नहीं है, इसीलिए लॉन्च किया गया। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए इसकी समाधान हेतु यह एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 20,000 को पार कर चुकी। काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं दिल्ली में मामले, हालांकि सब ज़्यादा महाराष्ट्र में है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए आज के करंट अफेयर्स में तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3,200 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत। इसमें देखिए क्या है, अभियान का ध्यान रखिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब लॉन्च हुआ? 2 जून 2020 को। 2 जून 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 200 करोड़ रुपए के संपार्श्विक मुक्त ऋण मंजूर किए हैं। अगर खास बातों की बात किया जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3,200 करोड़ रुपए प्रदान करेंगे। कितने देंगे टोटल? 3,200 करोड़ रुपए। इससे एमएसएमई को फायदा होगा। देखिए कई बार के वीडियो में इस बीच एमएसएमई बार बार आ रहा है। आज हम इसका फुल फॉर्म लेकर आए हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम
इंटरप्राइजेस, ये फुल फॉर्म है MSME का। जो 3000 से अधिक टियर 2 शहरों में स्थित हैं उनको फायदा होने वाला है। यह ऋण MSME को किराए के लिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सामानों की खरीद और वेतन के भुगतान में भी मदद करेंगे। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिए आज के करंट अफेयर्स में हम आइए इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या लिया गया है। विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों जैसे व्यवसायियों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, स्वास्थ्य शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और तकनीशियों के लिए वीजा व यात्रा प्रतिबंध आसान किए गए ताकि बाहर से लोग आकर हमारे यहाँ रिसर्च कर सकें और हमें उसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ के छात्रों को पीओके कॉलेजों विश्वविद्यालयों में प्रवेश न लेने की सलाह दी है क्योंकि वे भारत द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। पीओके में जो भी कॉलेज हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो छात्र हैं उनको वहाँ पर एडमिशन लेने की सलाह नहीं दी गई। ये कहा गया वहाँ एडमिशन ना लें तो बेहतर होगा क्योंकि वहाँ की जो डिग्री है वो फर्जी, फ्रॉड हो सकती है, गलत हो सकती है, बेकार हो सकती है क्योंकि वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत के मानक के अनुसार वो कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो भारत ने लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश, ध्यान दीजिए फुल फॉर्म, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट पहल की शुरुआत की है। इसके बारे में डिटेल में हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, हम उसमें डाल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने के लिए मंजूरी दी है। अभी जस्ट ऊपर हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया है। क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी हमने वहां पर बताया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जो रवीश कुमार हैं वो प्रवक्ता थे विदेश मंत्रालय के, अब वो राजदूत बन गए हैं, फिनलैंड के बनने वाले हैं, नियुक्त कर दिया गया है। सरकारी इमारतों पर पार्टी के रंगों में रंगने की अनुमति देने की सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका जो है खारिज कर दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि जो सरकारी इमारतें हैं बड़ी, वो पार्टी के रंग के अनुसार क्यों न रख दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया, इस पर रोक लगा दी है और ये ठीक भी नहीं है क्योंकि पार्टी के अकॉर्डिंग रंगना मीन्स जो भी पार्टी है वो अपने हिसाब से बार बार इमारतों के रंग को अगर बदलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च हो सकते हैं जिसकी वजह से आर्थिक क्षति होगी जो कि एक आम नागरिक के लिए बहुत ही गड़बड़ होगा। तो इसलिए ये जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय सुनाया इस पर। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों विभागों में सचिवों का समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। बहुत ही बेहतर बात है ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके, जो बाहर के व्यापारी है वो आसानी से यहाँ पर आ सकें। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो कैबिनेट ने कृषि उपज में बाधा मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है जिससे कि कृषि उपज में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो मंत्रिमंडल ने किसानों को प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों के साथ सशक्त बनाने के लिए मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है ताकि उनमें क्या रहे, आपस में मूल्य की साझेदारी सही तरीके से हो सके। OFB आयुध निर्माणी बोर्ड को सेना के लिए 156 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल ICV बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 1094 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। अभी ऊपर हमने इसके बारे में डिटेल में अध्ययन कर लिया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। याद कीजिए हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बात किया था कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया और ये जो विश्व साइकिल दिवस है हेल्थ को, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की, देशों की उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है जो दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देती हैं।
जो देश हैं उनकी जो नीतियां हैं, ऐसी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो दीर्घकालिक विकास, लंबे समय तक विकास को बढ़ावा दें और शासन व व्यावसायिक वातावरण को सुधारें। जो शासन है, प्रशासन है और जो व्यवसाय है वो भी बेहतर हो, जिससे कि आर्थिक मंदी से उबरा जा सके। जो संपूर्ण विश्व है उसमें आर्थिक मंदी आ चुकी है, उससे उबरने के लिए विश्व बैंक ने ये सलाह दी है। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।